वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल की जो सीरीज़ है उसको बढ़ाते हुए एग्रीकल्चर कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इसके MCQs जो क्वेश्चंस हैं सब लास्ट में दिए हुए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। और हम शुरुआत करते हैं भारत की कृषि के बारे में। भारत की कृषि को आप सभी जानते होंगे कि भारत में एग्रीकल्चर भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। तो भारत में एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण है, रोजगार के उद्देश्य से को लेते हुए भी और साथ में भारत के विकास को देखते हुए भी। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ लगभग 52% जो जनसंख्या है वो क्या करती है, आज भी खेती में लगी हुई है। ये जो आबादी है अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, अपना जीवन निर्वाह के लिए कृषि करती है। और कुल क्षेत्रफल का लगभग 45% भाग जो है वहाँ पे क्या होता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। कुल 45%। भारत की जलवायु विशेषकर तापमान वर्ष भर कृषि के उत्पादन के अनुकूल बना रहता है। आपको बता दूं, पूरे विश्व में जो कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं वो एक तो भारत में है, ब्राज़ील में है और कुछ क्षेत्र उत्तर एशिया में आपको मिलेगा। पूरे विश्व में खेती के लिए अनुकूल कहीं दशा नहीं है। तो पूरी जो जलवायु है खेती के लिए, भारत पूरा का पूरा भारत एक बहुत अच्छा कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो अन्य देशों से पीछे हो जाते हैं, उत्पादन में हो या किसी बात को लेकर, लेकिन जनसंख्या की वजह से फिर भी कृषि आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वर्ष भर कृषि उत्पादन में अनुकूल रहता है। कुल कृषि भूमि के लगभग 75% भाग, टोटल जो कृषि है उसका 75% भाग पर हम क्या करते हैं, खाद्यान्न उगाते हैं। और सिर्फ 25% जो बचा हुआ भाग है उसमें हम लोग वाणिज्यिक फसल का उत्पादन किया जाता है। तो विनिर्माण के क्षेत्र में उत्पन्न आय का 50%, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस सब को हम लोग देखते हुए आगे जो काम करते हैं उसमें हम 50% कृषि से ही हमें प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए किसी भी उत्पादन के लिए, जैसे हम रेशम उत्पादन कर रहे हैं, रेशम का प्लांट लगा रखा है, तो वहाँ के लिए रेशम उत्पादन खेती से ही प्राप्त होगा। चावल है, चावल उसके लिए जो मिल वगैरह होती है उसके लिए भी चावल चाहिए कच्चे माल के तौर पे, तभी तो करेंगे। इस प्रकार से कपास हो गए, ये सब कच्चे माल है। तो इसकी जो निर्भरता है हमारे लिए 50% के लगभग हो जाती है। प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 40 हेक्टेयर है। हर एक व्यक्ति के लिए 40 हेक्टेयर की भूमि प्राप्त है। समझ लीजिए विश्व में 4.5 हेक्टेयर है, ठीक है, जबकि विश्व में क्या है 4.5 हेक्टेयर है। हमारे यहाँ मतलब ये ज़मीन भी काफ़ी कृषि के लिए है। 50% से अधिक कृषि क्या है, वर्षा पर ही आधारित है। यही हमारे यहाँ एक दिक्कत वाली बात है कि 50% की जो कृषि है हमारी आज भी मानसून पर ही निर्भर है। पानी नहीं गिरा तो हमारी खेती खराब हो जाती है, ठीक है। तो इस सभी को देखते हुए हमें इस पर काम करना है। हमारी सरकार को, एक आम नागरिक को सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए ईमानदारी के साथ करना है। इसीलिए मैं अक्सर आपको इस प्रकार की बातें बताता हूँ कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार जरूर रहें, क्योंकि 50% भाग पानी पर निर्भर है। ये बहुत गलत बात है। अभी तक 70 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, अभी तक हमारी कृषि कहाँ पहुँच जानी चाहिए थी। सभी के पास अपना पर्सनल सिंचाई की सुविधाएँ होनी चाहिए थी। चलिए देखते हैं भारतीय कृषि के प्रकार। अब हमारे पास एग्रीकल्चर के कुछ टाइप्स हैं। एग्रीकल्चर के जो टाइप हैं उसको हम देखते हैं। इन टाइपों में हम देखते हैं सबसे पहले निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, आप निर्वाह कृषि से ही आप समझ गए होंगे कि निर्वाह कृषि किस प्रकार की है। निर्वाह कृषि, इसमें क्या है, अनाज का उत्पादन स्वयं के परिवार के उपयोग के लिए करते हैं। उतना ही उत्पादन करना है जितने में हमारा जीवन चल जाए। कुछ ऐसे कृषक भी हैं क्योंकि उनके पास उतनी खेत ही नहीं है कि अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, तो ये होते हैं निर्वाह कृषि। एक होती है स्थानांतरित कृषि, ठीक है। स्थानांतरित कृषि मतलब ये क्या करते हैं, एक थोड़ा सा फसल यहाँ लगाए, उसके बाद फिर यहाँ से खेती करने के बाद जब तक इसकी ये ज़मीन जो है उपज दे रहा था, उसके बाद जब यहाँ का उपजाऊ ज़मीन ख़त्म हो जाती है तो ये कृषि करने के लिए किसी अन्य जगह पे चले जाते हैं, फिर वहाँ पे कृषि करते हैं। जब तक यहाँ की उर्वरता तब तक आती है तो वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्थानांतरित करते रहते हैं कृषि। तो ये होता है स्थानांतरित कृषि। एक होता है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि पूंजीवादी प्रकार की कृषि है। इसमें क्या होता है कि ये कृषि जब नई तकनीक, सिंचाई का उन्नत तकनीकी हैं, सिंचाई के उन्नत साधन हैं, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र हैं, इन सभी का प्रयोग करके
जब हम व्यापार के उद्देश्य से हम कृषि करते हैं तो वही क्या हो जाता है, व्यापारिक कृषि। ठीक है, उसके बाद आता है रोपण कृषि। रोपण कृषि इसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि रोपाई की जाती है। ठीक है, रोपाई बागबानी फसलें इस प्रकार की होती है। तो इसके अंतर्गत कुछ फसलें हैं जैसे चाय, कहवा। आप लोग देखे होंगे कि सीढ़ी नुमा आकार की जो कृषियाँ होती है, सीढ़ी नुमा पर्वतों में बोई जाती है। ठीक है, तो उस प्रकार की कृषि होती है, जैसे चाय, कहवा, रबड़, मसाले, ये सब के जो क्षेत्र होते हैं सब रोपण कृषि के प्रकार हैं। तो ये हमारे यहाँ कुछ 4 प्रकार की कृषि है। इसी में हम देखेंगे कि कृषि के अलग अलग, जैसे चक्रीय क्रम में कृषि बोना, जैसे मैंने बताया था स्थानांतरित कृषि, तो चक्रीय क्रम से जो कृषि की जाती है वो भी स्थानांतरित कृषि का ही एक भाग है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ कुछ फसलें हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो मौसम के आधार पर कुछ 3 प्रकार के हम लोग के फसलें बोई जाती हैं हमारी कृषि में। तो वो पहले है कि रबी की फसल। ठीक है, एक है रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरा जायद फसलें। ये 3 प्रकार की मौसम पर आधारित फसलें हैं। जैसा मौसम आता है तो उसके हिसाब से हम इन 3 फसलों पर अपना काम शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की फसलें हैं। तो सबसे पहले जो फसल थी रबी की फसल। रबी की फसल देखेंगे तो शीत ऋतु की फसल रबी फसल कहते हैं। ठीक है, इस फसलों की जो बुआई का समय है, इस समय क्या चाहिए, तापमान क्या चाहिए, कम चाहिए, कम तापमान चाहिए, क्योंकि ये शीत वाली फसलें हैं। ठीक है, और पकते समय जब ये पक जाता है, जब काटने का टाइम आता है तो उस समय शुष्क और गर्म वातावरण चाहिए होता है। ठीक है, तो जब बुआई करना है उस समय हमको वातावरण क्या ठंडा चाहिए, तो उस समय हमको क्या चाहिए कि हम अक्टूबर से नवंबर, ये महीना है हमारा ठंड का, ठंडा मौसम रहता है, तो उस समय हम इसको क्या करेंगे, बुआई करेंगे। और जब गर्म काटने का समय रहेगा वो मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो इस प्रकार की ये फसलें होती हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 बातें याद रखना है। रबी की फसल में इसको बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर और काट लिया जाता है मार्च अप्रैल के आसपास। ठीक है, ये 2 बातें याद रखना है। इसके अंदर कुछ फसलें हैं, गेहूँ हैं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, बरसीम, आलू, मसूर, ये सब आदि। ठीक है, तो यहाँ पे आप चित्र में आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, यहाँ पे चना नज़र आ रहा है, गेहूँ नज़र आ रहा है, सरसों नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो फसलें हैं ये सभी क्या हैं, रबी की फसल है। कौन सी फसल है, रबी की फसल है। इसके बाद हम इसको देखते हैं कि खरीफ की फसलें। ठीक है, अगली फसलें क्या है, खरीफ की फसलें। उन फसलों कर देखते हैं क्या क्या है इसमें। अब जैसा कि वो वाली फसलें थी वो शीत वाली थी, तो वैसे ही ये वर्षा काल के फसलें हैं। ठीक है, इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता ये भी हमको चाहिए, तथा पकते समय तापमान शुष्क वातावरण का होना चाहिए। तापमान थोड़ा सा ज़्यादा हो और आर्द्र होना चाहिए, मतलब हल्का सा बारिश का मौसम ऐसा चाहिए होता है। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, जब हल्का आर्द्र चाहिए मतलब मानसून चाहिए, पानी चाहिए, तो वो होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। जब मानसून आता है दक्षिण पश्चिम भारत से, तो जैसे आना शुरू होता है फिर हम उसकी बुआई शुरू कर देते हैं। ठीक है, मानसून के साथ इसे बोई जाती है। मानसून का आने का समय जो होता है वो जून से शुरू हो जाता है। ठीक है, जून से लेकर के जुलाई इस बीच तक मानसून आ जाता है, तो उसी समय आप इसको बो देना है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर इसको काट लिया जाता है। ये मानसून पर डिपेंड करता है, सितंबर से अक्टूबर एक्यूरेट नहीं है, ये जैसे बुआई की जाएगी उसी के हिसाब से फिर आगे भी होता है। जैसे अब लेट में बुआई हुई तो कटाई भी थोड़ी लेट में होगी, तो सितंबर अक्टूबर ना हो के अक्टूबर नवंबर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मौसम पर ये डिपेंड करता है। तो कुछ इसकी मुख्य फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, धान हो गया, मक्का हो गया, मूंग, कपास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कपास कौन सी फसल है, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, इनको आप बिल्कुल याद रखें। गन्ना, तंबाकू आदि जो फसलें हैं ये सब खरीफ की फसलें हैं। आप इसमें देखेंगे इन चित्रों में भी दिया हुआ है, जैसे मूंगफली हो गया, दालें हो गई कुछ, ठीक, मक्का हो गया। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं वो क्या है, खरीफ की फसलें आती हैं। इन फसलों के अलावा हमारे पास एक और फसल के टाइप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायद फसलें। तो जायद की जो फसलें होती हैं वो इसे हम देखते हैं। तो जायद जो फसलें हैं वे फसलें जो इन 2 फसलों के मध्य जो अल्प समय होता है, वो चाहे वो 1 महीने का हो या कुछ दिनों का होता है, तो महीने का, 1.5 महीने का, जितने भी समय बचते हैं बुआई के और कटाई के बाद की, तो उस समय जो भी बोई जाती फसलें वही हैं जायद फसलें। ये क्या होते हैं, अल्पकालिक होते हैं। ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं जो रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में मार्च में बोकर जून तक काट लिए जाते हैं। जैसे
मानसून आने का समय रहता है उसके पहले तक काट लिए जाते हैं। ठीक है, और इस वर्ग की फसलों में तेज़ गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने वाली अच्छी क्षमताएं होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार की, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गई, ककड़ी हो गई, तो इस प्रकार की फसलें जो होती है यही होती है। तो इसमें सिंचाई की सहायता से सब्जियां बो दी जाती है, खरबूजा होता है, ककड़ी, खीरा, करेला, इस टाइप की जो फसलें। इसके अलावा भी कुछ खेती है, जैसे मूंग, उड़द वगैरह भी आजकल उगा दिया जाता है, दलहनी फसलें ये सब भी उगा दी जाती है। तो इसमें मुख्यतः यही आती हैं, खीरा, ककड़ी। आप इसे याद रखें, जो गर्मी के सीजन में आपको ऑफ टाइम में जो भी खाने पीने को मिलता है वो सभी क्या है, जायद फसलों में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार की हमारी 3 मौसम के आधार पर कुछ फसलें हुई, ये थी फसलें। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं, इसे जो जायद की फसलें ये 2 वर्गों में बांटी गई है। ठीक है, एक तो जायद खरीफ है और एक जायद रबी है। तो बीज लगाने का समय अगस्त से सितंबर के समय लगा दिया जाता है जो जायद खरीफ है, और दिसंबर जनवरी के आसपास काट लिया जाता है। ज्वार, कपास, तिलहन आदि इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आता है रबी, बीज लगाने का फरवरी से मार्च के बीच, और अप्रैल से मई में वही गर्मी के समय में काट लिए जाते हैं, और इसमें तरबूज, खरबूज, पत्तेदार सब्जियां, ककड़ी, मूंग ये सब आते हैं। तो हम ये तो बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन इसको ज़रूर जानते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, जायद रबी, इसे आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें हमने बता दिया था, वे फसलें जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यापार करके धन अर्जित करने का काम। ठीक है, व्यापार करना है और पैसे कमाना है, धन अर्जित करना है, उसके उद्देश्य से जो भी कृषि होती है उसको व्यापारिक फसलें बोलते हैं। ठीक है, इसमें किसान या तो संपूर्ण रूप से बेच देते हैं या फिर आंशिक रूप से इसका उपयोग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन है, थोड़ा सा रख लिया और बाकी बेच दिया, इस प्रकार का काम होता है। बड़े बड़े हिस्से को क्या करते हैं, बेच देते हैं, कुछ अपने खाने के लिए रख लेते हैं। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं वो व्यापारिक फसलें। प्रारंभिक में जब भारत के जो किसान थे, उन लोगों का जो काम था वो सिर्फ निर्वाह कृषि तक ही सीमित था। कालांतर में क्या हुआ कि धीरे धीरे सभी जो जितने भी कृषक हैं वो व्यापारिक कृषक बनते गए, व्यापारिक फसलों का उत्पादन करने लगे। तो इसमें कुछ अलग अलग प्रकार की फसलें हैं। जैसे तिलहन की बात करेंगे तो मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी और सूर्यमुखी। ठीक है, ये जो फसलें हैं ये तिलहन फसलें हैं। शर्करा वाली फसलें हैं, गन्ना, चुकंदर, शक्कर बनाई जाती है। ठीक है, गन्ना से, तो ये शर्करा वाली फसलें। रेशे वाली फसलों में आता है जूट, मेस्टा, सनई, कपास, ये सब क्या है, रेशम वाली फसलें हैं। उद्दीपक फसलें, शौक से खाने वाली चीज़ें लोगों के, वो है तंबाकू वगैरह। ठीक है, उसके बाद पेय फसलें, कुछ पीने के लिए यूज़ करते हैं, चाय, कहवा। कहवा मतलब होता है कॉफ़ी। ठीक है, कहवा मतलब क्या होता है, कॉफ़ी। तो इस प्रकार से कुछ फसलें हैं। ये सभी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने वाली फसलें हैं, ज़्यादा पैसा देने वाली फसलें हैं। तो इन फसलों का उत्पादन करके कृषक भी अपना विकास किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ फसलें होती हैं। अब जो प्रमुख फसलें हैं और कौन कौन सा उत्पादक राज्य है वो हम देखते हैं। तो चावल देखते हैं। चावल का सर्वाधिक उपयोग जो उत्पादक है वो क्या होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब में भी होता है। ठीक है, तो याद रखना, अभी मैं कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं मैं आपको मैप में दिखाने वाला हूँ। गेहूँ, ये भी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होता है। ज्वार हो गया, महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसमें आप शुरू के 2 नाम कम से कम याद रखिए। ठीक है, ये कंटिन्यू है क्योंकि राज्य बहुत हैं। दलहन फसलों के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश भी हैं। बाजरा के लिए गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। जौ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो इन फसलों का उत्पादन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इतने आसानी से ये चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन मैं बोलूँगा कि इसके सामने के 2-3 नाम याद रखिए, सब याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा कुछ फसलें वो हैं तिलहन फसलें। तिलहन फसलें हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। मूंगफली है गुजरात में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गन्ना है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब में। कहवा, कॉफ़ी के लिए फेमस, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये वो वाला क्षेत्र है जो नीलगिरी के पर्वत वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया था। ठीक है, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। चाय सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ, असम में, पश्चिम के दार्जिलिंग में।
तमिलनाडु के नीलगिरी वाले क्षेत्र में कुछ, केरल के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। पटसन, पटसन मतलब होता है जूट, मैं पिछली बार बता चुका हूँ इसको भी। तो ये पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में होता है। पटसन का विश्व में सर्वाधिक जो खेती है वो कहाँ होती है? बांग्लादेश में होती है, ठीक है। उसी प्रकार चाय का कहाँ होता है? चीन में होता है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी वहाँ लोगों को अनाज ज़्यादा लगेगा, जहाँ अनाज ज़्यादा लगेगा तो उनको उत्पादन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ज़्यादातर अनाजों का जो उत्पादन है, चाहे वो चावल हो गया, गेहूं हो गया, चाय हो गया, कोई भी ऐसी अनाज, उन सब का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होगा विश्व में, और दूसरे नंबर पे भारत का होता है, ठीक है। क्यों होता है? कि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है तो उनको खाना ज़्यादा चाहिए, खाद्यान्न की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे उत्पादन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उनको आयात ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसमें क्या होता है? उनको हानि होगी, तो इसलिए उनको उत्पादन करना पड़ता है। अगली फसलें कपास के लिए देखते हैं। कपास महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र। रबड़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, इसे एकदम याद रखें, केरल, तमिलनाडु। इसमें क्या है? दक्षिण के क्षेत्र कंप्लीटली, और थोड़े से दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र हो गया, और एक असम है, ठीक है। तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार तंबाकू ना हो तो कैसे काम चलेगा, उत्तर प्रदेश में ना हो तो कैसे काम चलेगा, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। काली मिर्च मसाले वाली फसल, मसाला मतलब दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है। हल्दी भी मसाला में आता है, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। काजू, केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो ये सभी उत्पादक राज्य हैं। हर फसल हर राज्यों में नहीं उत्पादन किया जा सकता। जैसे मसाले वाली फसल उत्तर भारत में क्यों नहीं उगा सकते? वहाँ हमें वैसा मौसम चाहिए होता है, तापमान चाहिए होता है, दाब चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है हर फसल के लिए। तो अनुकूल जहाँ होगा वहीं पे वो फसलें होंगी। इसी आधार पर ये सभी फसलें अलग अलग राज्यों में बोई जाती है। अब देखते हैं हम भारत की कृषि व अग्रणी राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप एकदम अच्छे से याद रखें। तो हम इससे शुरुआत से शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला राज्य जम्मू कश्मीर। अब यहाँ 2 हो गए हैं, ठीक है, ऐसे करके विभाजित हो गया, तो उससे आप याद रखें। तो यहाँ पे क्या होता है? सेब का उत्पादन होता है। सर्वाधिक सेब का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। दूसरे नंबर पे फिर हिमाचल प्रदेश का नाम आता है, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा याद रखना है। फर्स्ट नंबर पे क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक फसल सेब। केसर भी यहीं होता है, ठीक है, केसर, इसे भी याद रखें। केसर सुना होगा आपने, नहीं देखा होगा तो विमल का आप ऐड देख लीजिए, बोलिए जुबां केसरी, है ना, वहाँ भी मिल जाएगा। अगले देखते हैं मूंग और बाजरा, ठीक है। मूंग और बाजरा इसमें कहाँ है? राजस्थान। उसके नीचे आते हैं तो मूंग और बाजरा राजस्थान, ठीक है। ये बाजरा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। मूंगफली और तिलहन, मूंगफली और इसे काट दीजिए, मूंगफली और तिलहन गुजरात, क्योंकि बाजरा जो है गुजरात में भी होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लिखा है तो यहीं होगा, यहाँ वाले नहीं उगाएंगे, ठीक है, ये भी होता है। मूंगफली और तिलहन, ये इसका मुख्य क्या है? गुजरात में, ठीक है, याद रखना। तिलहन, तिल और दलहन फसलें, दाल वाली फसलें याद रखना। ये तिलहन है और ये दलहन है। तो ये तिल उगा रहा है और ये दाल उगा रहा है। दाल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये अक्सर क्वेश्चन आता है, दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। तो याद रखना, दलहन फसलों के लिए मध्य प्रदेश है। अमरूद सभी जानते होंगे, जाम जो बोलते हैं, ठीक है। चना, टमाटर, ये भी उत्पादन का होता है। चना भी क्या है? एक प्रकार का दाल है, तो दलहन फसलें हैं, वहाँ पहुँच जाइए, मध्य प्रदेश में। अगला है उसके नीचे कपास। मैंने कल बताया था, मिट्टी पढ़ाई थी, तो काली मिट्टी सर्वाधिक इस क्षेत्र में, इसलिए कपास की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। ज्वार भी यहीं मिलेगा, मक्का भी यहीं मिलेगा, ठीक है। ज्वार, मक्का, कपास, कुल मोटे अनाज, टोटल मोटे अनाज, जैसे बाजरा हो गया और इस प्रकार के बहुत सारी जो मोटे अनाज में आते हैं, इन सबको मिला दिया जाए तो सबके जो सबसे ज़्यादा मोटे अनाज का उत्पादन करता है वो सिर्फ महाराष्ट्र है, ठीक है। प्याज भी आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र का प्याज, ये भी है। अरहर एक दाल है। अंगूर, अनार, इसका भी उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कहवा, कॉफ़ी के लिए फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है। कहवा कहाँ पे? कर्नाटक का कहवा। कहवा मतलब कॉफ़ी होता है। मसाले वाली फसल सारी, काली मिर्च केरल, रबड़ ये भी केरल हो गया। काजू का उत्पादन ये बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। काजू ये कहाँ पे मिलेगा?
केरल में मिलेगा। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन केरल में, बाकी जगह भी होता है दक्षिण भारत में पूरा नारियल, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। और विश्व में सर्वाधिक नारियल भारत में ही है, ठीक है। और इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ये अप डाउन होते रहता है, कभी चीन आगे हो जाता है, कभी हम हो जाते हैं, या कोई दूसरा देश आ जाता है, तो दूसरे नंबर पहले नंबर पे रहते हैं। तो वर्तमान में तो पहले नंबर पे हैं। और हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फसलें हैं। अब मैंने बताया था जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ खाना ज़्यादा चाहिए, तो उत्पादन ज़्यादा होगा खाने पीने की चीज़ों का। तो यहाँ पे गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, खाने का अनाज है, कुल खाद्यान्न हो गया, ये भी हमको कहाँ चाहिए? उत्तर प्रदेश में चाहिए, ठीक है। आलू हो गया, आम, कुल फल और सब्जी, कुल फल टोटल फलों को मिला दिया जाए, टोटल सब्जियों को मिला दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या ज़्यादा है तो सब कुछ ज़्यादा लगेगा। चाय कहाँ पे? असम में, ठीक है। चाय कहाँ पे? असम का एकाधिकार। पटसन और चावल ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसे याद रखें। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा जब, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल जो होता है वो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ये आपको याद रखना है। हल्दी हो गया, तंबाकू हो गया, ये आपको कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश। केला और कुल जितने फूल वाले जितने भी फसल है वो कहाँ मिलेंगी? तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से ये पूरे फसल हैं और मुख्य उसके उत्पादक देश हैं, अग्रणी राज्य हैं, सॉरी। तो इन राज्यों को आप याद रखें, कौन से राज्य की क्या खासियत रही है, इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब भारत में सिंचाई देखते हैं, कृषि के लिए ये भी उपयोगी। तो भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 33% जो भाग है उस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इतने बड़े भारत में इतनी सारी कृषि के क्षेत्र हैं, लेकिन मात्र 33% है जहाँ पे कृषि की जो सिंचाई की सुविधा है वो उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग पर सिंचाई छोटे साधनों से होती है, ठीक है। जैसे क्या होता है? कुआं, तालाब हो गए, झील हो गए, जलाशय, बांध, नलकूप, मिट्टी के कच्चे बांध हो गए। कहीं पे क्या होता है, कोई छोटा सा क्षेत्र जो जल स्रोत बह रहा है तो उसको रोक करके बांध छोटा सा बना लिया, नल है, जल स्रोत है, ये सब की सिंचाई की जाती है। और शेष भागों की सिंचाई के लिए बड़े साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे नहर हो गए, नालियाँ हो गई, तो ये सब। तो आप देखेंगे कि जब भारत में हरित क्रांति आई थी, जब हमारे देश में अनाज नहीं हुआ करता था, उस समय अनाज की कमी थी, तो काफ़ी मदद के लिए बोला भी गया अमेरिका देश को, उसने दिया भी, लेकिन वो थोड़ा बहुत कम देता था, हमें झुकाए रखना चाहता था। लेकिन इसको देखते हुए भारत सरकार ने ये लाया कि हम कम से कम अनाज के लिए तो आत्मनिर्भर हो जाएं, तो इसलिए पंचवर्षीय योजना चलाई और उसमें अनाज के लिए, इसके लिए क्या, हरित क्रांति का उद्गम हुआ, फिर हरित क्रांति बनाई। तो हरित क्रांति के बाद क्या हुआ, आप देखेंगे कि उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं वो अधिक वो हो गए, मतलब विकसित हो गए। किस क्षेत्र के लिए? कृषि के लिए। तो वहाँ पे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गए, ऐसे राज्य, तो वहाँ पे नहरों का भी बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ। तो ये सब हरित क्रांति की देन है कि उधर वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कृषि का उत्पादन ज़्यादा होता है, वहाँ के जोत हैं, समतल हैं। बाकी अन्य क्षेत्रों में जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि हरित क्रांति हर जगह नहीं आ पाई पूरे भारत में, ये इसका टॉपिक रह गया। देखते हैं कि सिंचाई को 3 परियोजनाओं में विभाजित किया गया है। तो कुछ परियोजनाएँ आई थी सिंचाई के लिए, वो है प्रमुख सिंचाई, जो लगभग 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की हो, जहाँ जो भूमि 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है वहाँ पे ये कृषि की जाती है। उसके बाद मध्यम सिंचाई है, 2,000 से 10,000 के मध्य, 2,000 से ज़्यादा होगा और 10,000 से कम होगा, तो उसके लिए मध्यम। और जहाँ पे 2,000 हेक्टेयर से भी कम होगा उसे क्या बोलेंगे? निम्न सिंचाई। खेती योग्य नियंत्रण भूमि, इसी को CCA बोलते हैं, ठीक है, खेती योग्य नियंत्रण भूमि। तो इस प्रकार से 2,000 से कम रहेगा उसको बोलेंगे निम्न, फिर उसके ऊपर मध्य, उसके बाद मुख्य, ठीक है। अब देखते हैं भारत में जो मुख्य सिंचाई के मध्यम सिंचाई के साधन है, यहाँ पे बहने वाली नदियों से होता है, और जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो निम्न सिंचाई के साधनों में क्या होता है, भूमिगत जल लेते हैं, या भूमिगत जल ट्यूबवेल और बोरिंग के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो ये कुछ सिंचाई के हमारे साधन थे भारत में। एक तो भारत की कृषि भगवान भरोसे होती है, पहली बात, ठीक है, और दूसरी बात उसके बाद फिर नदियों का
हम इस्तेमाल करते हैं वो भी ना मिले, तब जाके हम ट्यूबवेल तक पहुंचते हैं, जो हर किसी के पास नहीं है। इस वजह से भारत की कृषि थोड़ी सी पीछे रह जाती है। भारत में जो सिंचाई के साधन हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, देखेंगे। नलकूप, सबसे ज़्यादा नलकूप से होता है जो सिंचाई है वो 36.6% के लगभग होता है नलकूप। तो आप देखेंगे नलकूप के लिए इस कलर का प्रयोग किया गया है, नलकूप के लिए आपको दिखेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कितना हो रहा है 36.6%। उसके बाद नहरों द्वारा हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं नहरों में, ठीक है, 31%, 31.1%। ये वाला जो कलर है किसके लिए? नहरों के लिए। उसके बाद कुआं, नहरों के अलावा हमारे पास कुआं भी है कुछ। तो कुआं में क्या होता है, सिंचाई के साधन कुछ 22.1%। तालाब हैं हमारे पास कुछ, ये है तालाब के लिए, ठीक है। तालाब 4.7%, देखेंगे तालाब से थोड़ा कम हो रहा है। और अन्य साधन जो 5.0%, लगभग 5% के आसपास हैं, वो अन्य हैं, ठीक है, ये वाले। तो इस प्रकार से कुछ बहुत ही कम सिंचाई के हमारे पास साधन हैं, ठीक है, बहुत कम सिंचाई के साधन। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी खेती जो है भगवान भरोसे ज़्यादा टिकी हुई है। मानसून आया तो ठीक है, नहीं आया तो सूखा पड़ गया, पाला पड़ गया, इस प्रकार की बहुत सारी मुसीबतें होती है। तो इस सिंचाई में सबसे महत्वपूर्ण कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं ये कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नलकूप हैं, ठीक है, सर्वाधिक नलकूप हैं और 50% सिंचाई नलकूप से ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा नलकूपों से खेती की जाती है, उत्तर प्रदेश है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तालाब से, और जिसमें तमिलनाडु तालाब से क्या करने में, सिंचाई करने में आगे है। याद रखना, त से तालाब है और त से तमिलनाडु है, ठीक है, उससे याद रखें। पंजाब में सिंचाई मुख्यतः नहरों द्वारा की जाती है। मैंने अभी बताया हरित क्रांति, उस क्षेत्र में ही नहरों का ज़्यादा विकास हुआ, इसलिए उन लोगों के पास वही साधन है, नहर। आंध्र प्रदेशों में नहर, नलकूप और तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। आंध्र प्रदेश में तीनों सुविधाएं दे रखी है सरकार। तो इस प्रकार से हमारी खेती के लिए कुछ सिंचाई के मुख्य साधन थे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे की बातें। तो हमारे सिंचाई में विभिन्न प्रकार के नवीन स्रोत भी जुड़े हैं, वो तो प्राकृतिक हो गया, कुछ नवीन स्रोत कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। हम देखेंगे कि पहले क्या होता है, ड्रिप सिंचाई होता है, ठीक है। उसके बाद आता है छिड़काव सिंचाई, छिड़काव सिंचाई के बाद आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आप देखे होंगे कि ड्रिप सिंचाई किस प्रकार का होता है। ड्रिप सिंचाई आप देखेंगे कि एक पाइप के माध्यम से बूंद बूंद पौधों के पास ही सिंचाई के लिए पानी दे दिया जाता है, तो वो होता है ड्रिप सिंचाई। छिड़काव सिंचाई, कुछ इस प्रकार से छिड़काव कर दिया जाता है फसलों पर, तो वो छिड़काव सिंचाई होता है। हमारे भारत में कुछ इस प्रकार का सिस्टम चल रहा है। कुछ विकसित देश हैं, जो अमेरिका वगैरह हो गए, वहाँ पे इस प्रकार से नहीं किया जाता है, वहाँ तो हेलीकॉप्टर से पूरा भेज दिया जाता है, सिंचित कर दिया जाता है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से सिंचाई कर दी जाती है। कीटनाशक डालना है उसके लिए, मतलब वहाँ के किसान इतने ज़्यादा विकसित हैं कि उनके पास सिर्फ दवाइयाँ डालने के लिए हेलीकॉप्टर है पर्सनल। यहाँ हमारे नेता लोग भी किराए के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कुछ इस प्रकार का होता है कि जो भी बारिश का पानी आता है उसे जमा करके फिर उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ खेती की बातें थी। और उसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं, इसके आप ज़रूर जवाब दीजिए। जैसे सिंचाई के लिए सर्वाधिक नलकूप का उपयोग किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा नलकूप मैंने अभी थोड़े समय पहले बताया था, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के लिए सर्वाधिक तालाबों का उपयोग, सर्वाधिक तालाबों का उपयोग, इसका आंसर तमिलनाडु। उसके बाद मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है गुजरात। मूंगफली सर्वाधिक कहाँ होता है? गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? दाल वाली फसलें, दाल वाली और तिल वाली मैंने बताया था, दाल वाली फसलें कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलहन फसलों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तिलहन फसलों का सर्वाधिक उत्पादन ये होता है गुजरात में। दाल वाली मध्य प्रदेश में, तिल वाली गुजरात में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है, सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य
इसका आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पटसन भी होता है। इसके अलावा सर्वाधिक कहवा उत्पादक राज्य है? कहवा, कॉफ़ी, कॉफ़ी मतलब कर्नाटक पहुंच जाइए। ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रबी की फसल है? इस प्रकार से प्रश्न आता है, ठीक है। तो आपको ये रबी की कौन सी फसल थी, बुआई, कटाई, ये सब याद रखना है। तो इसमें कौन आएगा? सरसों। सरसों रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल, इसको हम देखते हैं सोयाबीन। बाकी सब क्या है? रबी की फसलें हैं। अगला है, रबी की फसल किस माह में बोई जाती है? किस माह में बोई जाती है? मैंने बताया था, तो इसका अक्टूबर और नवंबर। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे और इसी के प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी अग्रणी राज्य हैं, कौन सा उत्पादन कहाँ हो रहा है, कौन से क्षेत्र में, भौगोलिक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो वो आपको अच्छे से आता होगा तो आसानी से आप बता ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं रहती इन सवालों को जवाब देना। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।